कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाओ खाना। अफो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो एक नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया। और फिर माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब। माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी, फिर तुझे बढ़िया पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहां एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन। कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना। अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहां एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा, चिकन तो आ गया लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा। पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ, क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो। हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए।
सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहां से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू, मेरे बच्चे। पापा, आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूं बेटा, लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर, पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहाँ इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने ही जा रहा हूँ। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना। और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे और तरक्की करना भी। ये कहानी है निखत और उसके बेटे अली की। निखत से उसके शौहर का साथ निकाह के 2 साल बाद ही छूट गया। उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यही वजह थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी। उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था। अम्मी, अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है। वो भी तेरी तरह बिरयानी पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो आपसे हर रोज बिरयानी बनाने को बोलते होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुद हर रोज बिरयानी बनाया करते थे। खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। क्या मतलब, अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था। तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिरयानी बनाते थे और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। वो वक्त ही कुछ और था। वो चाहे जितनी बड़ी देग बना ले, कभी बिरयानी बचती नहीं थी। इतना स्वाद था उनके हाथों में। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सीखा होगा बिरयानी बनाना, है ना? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी होगी ना। अम्मी, उदास मत हो। आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिरयानी बेचा करते थे तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भरकर खा भी नहीं पाते। अगर आप भी बिरयानी बनाकर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिरयानी खाने को भी मिलेगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था। उनकी कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है बेटा। तू ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं मैं? तो इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अम्मी, अब मन कर रहा है। अमूमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। उस दिन भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। या खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले, अपने बच्चे की बिरयानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। इतना मजबूर तो ना बना। निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं असलम हूँ। आपके पड़ोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। कुछ काम से आया था, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने शहर चले गए। यहाँ का मकान भी बेचने वाले हैं शायद। आपको बताया नहीं उन्होंने? वो दरअसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। खान साहब से जरूरी काम तो था ही। सोचा था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज भी उनकी यहाँ ही पढ़ लूंगा, पर अब कैसे होगा?
कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। अब यहाँ आसपास कोई ढाबा या होटल वगैरह है क्या? जी नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस राशन और गोश्त की दुकान ही है। ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या किया जाए? देखिए भाईजान, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ कहिए ना। ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं चाहकर भी आपको इफ्तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ। असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही, तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। असलम को निखत की बात समझ आ गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर निखत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लो बहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाईजान, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप आराम करें। इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और निखत फौरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिरयानी भी बन जाएगी। या अल्लाह, आज मेरा बच्चा बिरयानी खाएगा, जरूर खाएगा। निखत फौरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्त खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ फल भी। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाया करता था। कुछ ही देर में अली घर वापस आ गया। अम्मी, आप बिरयानी बना रही हो क्या? सच में? इतनी बढ़िया खुशबू। अम्मी बताओ ना, ये बिरयानी की खुशबू ही है ना? हाँ, बिरयानी ही है। तेरा इतना मन था खाने का तो बना दी मैंने। लेकिन अम्मी, ये सामान कहाँ से आया? निखत अली को सब कुछ बताती है। अली फौरन जाकर असलम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है। फिर शाम के वक्त सभी एक साथ इफ्तार करते हैं। अच्छा बहन, अब चलता हूँ। इफ्तार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए भाईजान, मैंने बिरयानी बनाई है। आपने जो पैसे दिए थे उन्हीं से इफ्तार का इंतजाम भी हो गया और बिरयानी का भी, वो भी खाकर जाइए। नहीं नहीं बहन, अभी तो इफ्तारी की है, मैं खाना कुछ देर रुककर खाता हूँ। भाईजान, थोड़ी सी चख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, चखने भर को ले आइए फिर। निखत फौरन रसोई में जाकर असलम और अली के लिए बिरयानी लेकर आती है। असलम जैसे ही बिरयानी का एक निवाला चखता है, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। बहन, बिरयानी बहुत ही लजीज है, अब थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ अम्मी, मुझे भी और चाहिए। बस अभी लेकर आई। निखत खुशी खुशी असलम और अली दोनों को पेट भर बिरयानी खिलाती है। उसे ऐसा करने में बहुत ही खुशी हो रही थी। सोचा न था कि इतनी सारी बिरयानी खा जाऊंगा मैं। बहन सच में आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। मैंने बड़े से बड़े होटल में बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। असल में बिरयानी बनाने का ये खास तरीका मैंने अपने शौहर से सीखा है। उनका बिरयानी बनाने का ही काम था। उनकी बिरयानी उनके नाम बिका करती थी तब, अब्बास बिरयानी। अच्छा, मैंने खान साहब से इस नाम के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत तारीफ किया करते थे आपके शौहर की और उनके हाथों के स्वाद की। वैसे हैं कहाँ आपके शौहर? कहीं बाहर गए हैं क्या? अब्बू बहुत दूर चले गए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इतना कहकर अली अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगा। असलम को अब सारी बात समझ आ गई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सूटकेस से पूरे 50,000 रुपए बाहर निकाले। ये लो बहन, ये रख लो। जी, ये इतने सारे पैसे? नहीं भाईजान, माफ करिए, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। पहले आपने जो मदद की वही मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। अब मैं आपसे और कुछ नहीं ले सकती। ये तो आपको मुझे भाई बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने शोहर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सको। वो वही है ना अब्बास भाई का मशहूर ठेला? ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ये पैसे रखो और इस ठेले को फिर से खुशगवार कर दो। मैं जल्द ही आऊंगा फिर से बिरयानी खाने। इतना कहकर असलम ने निखत के हाथों में वो पैसे रख दिए। निखत कुछ न बोल सकी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। असलम वहाँ से चला गया, लेकिन निखत और अली को एक नई जिंदगी दे गया। निखत ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि असलम ने उससे कहा था। पूरे रमजान रोजा रखने के बाद निखत ने ईद वाले दिन से बिरयानी बनाकर बेचने की शुरुआत की। उसके हाथों से बनी बिरयानी की खुशबू जल्दी ही सारे गांव को उसके पास खींच लाई। निखत, वाह बेटी, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब्बास के जाने के बाद तो जैसे बिरयानी में स्वाद आना ही बंद हो गया, लेकिन अब फिर से बिरयानी महकेगी और सबकी जुबान पर चढ़ेगी। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो। निखत और अली खूब मेहनत से अपना बिरयानी का ठेला चलाने लगे। गांव के लोग तो पहले दिन से ही आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे गांव और पास के शहरों से भी निखत को बिरयानी बनाने के ऑर्डर मिलने लगे।
अब निखत और अली को किसी बात की कमी नहीं थी। उनके रहन सहन से लेकर खाना पीना सब बढ़िया हो गया और अब अली स्कूल जाकर पढ़ने भी लगा। निखत का ठेला जल्दी ही नामी होटल में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहन? अरे भाईजान आप। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। निखत के होटल को देखकर असलम को बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही फक्र भी। बहन सच में मान गया आपको। इतने कम वक्त में आपने क्या से क्या कर दिखाया, वो भी इतनी छोटी सी रकम से। नहीं भाईजान, ना वो रकम छोटी थी और ना ही आपकी मदद। आपकी दुआ और अल्लाह ताला की नेमत से हुआ है ये सब। मैंने तो बस अपना काम किया है। आइए, बिरयानी तैयार है, आप नोश फरमाइए, मैं बस अभी आई। वाह बहन, बिल्कुल वही स्वाद और बेहतरीन। अल्लाह आपको ऐसी ही बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। अब ये लीजिए, ये आपकी अमानत मैंने संभाल कर रखी हुई थी। ये क्या बहन, ये पैसे लौटाकर मुझे पराया मत करो। नहीं भाईजान, आप कभी पराये हो ही नहीं सकते। मैं ये पैसे आपको लौटा नहीं रही हूँ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ ताकि इनकी मदद से आप फिर किसी बहन की जिंदगी बदल सके और अल्लाह की रहमत सब पर यूं ही बरसती रहे। असलम निखत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उन पैसों को लेकर फिर से निकल पड़ा किसी नई निखत और अली की तलाश में। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।